नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और वो है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, ये बहुत ही आसान है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग ये पहला वीडियो अगर इस तौर पे देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो मेरी आप सारे लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा प्लीज़ टेंस ज़रूर पढ़ें। उसके बाद अगर ये पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो उसकी मीनिंग के लिए सबसे पहले हम जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं, जैसे हमने कोई भी सेंटेंस फॉर्म किया, तो ऑब्वियसली जैसे हमने यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट लिखा आई, अब हमें यहाँ पर इज़, एम या आर में से कुछ यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर एम यूज़ करेंगे, इज़ या आर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होनी चाहिए और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम इस पूरी क्लास के अंदर देखेंगे, आगे की क्लास में भी देखेंगे। और कहीं न कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। और सबसे पहले हम इसको जो अप्रोच होगी हमारे पास, वो कहीं न कहीं फॉर्मूले जो है हमारे पास बहुत सारे, उनके तहत हम इसको अप्रोच करेंगे। छोटे छोटे बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले आएंगे और बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कॉन्सेप्ट जो है वो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अब इसमें धीरे धीरे एडवांस लेवल पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चले शुरू करें, चलिए देखते हैं हमारे पास। तो पहले फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर जब हम दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच में कंपेयर करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे। और यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे। उसमें से एक है अ नंबर ऑफ और दूसरा है द नंबर ऑफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़र्क क्या आ रहा है, एक के ए लिखा हुआ और एक के द लिखा हुआ है। सो अब कोई भी सेंटेंस में इन सब दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशंस के बाद अगर जो नाउन आएगी वो हमेशा और हमेशा बहुवचन होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि अ नंबर ऑफ बॉय, तो हमने बोला बॉय नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा, बॉयज। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है जो कि बेसिकली नाउन का बनता है। लेकिन उसके बाद में हमने बोला है कि प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर इस कॉन्टेक्स्ट में आएगी। तो इस क्लासरूम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी जहां पे भी हमारी आएगा कि सिंगुलर वर्ब, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि एक ऐसी वर्ब जो सिंगुलर के साथ लगती है, जैसे इज एम आर में से इज, वॉज वर में से वॉज, हैज हैव में से हैज, डू डज में से डज। ये है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा। जब भी हम बात करेंगे प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब का मतलब आपको समझना है कि एक ऐसी वर्ब जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है मतलब इज एम आर में से आर, वॉज वर में से वर, हैज हैव में से हैव, डू डज में से डू। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो हमने बोला कि अगर अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब ही आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि इज एम आर में से क्या लिखेंगे, आर। इससे आगे सेंटेंस को हमने बढ़ाया, बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस फॉर्म किया। तो यहां पर जब भी हम अ नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन आती है, तो जो एम्फेसिस है, जो कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि प्रभाव जो है वो कहीं के उस प्लूरल नाउन का रहता है, इसलिए वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को किस एंगल से समझना है, ना तो आपको सेंटेंस रखना है, आपको फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब क्या होती है। और वहां पर जो है ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो हजारों सेंटेंसेस दे दे, हजारों तरह के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बना दे, आप आराम से कर सकते हैं। वहीं पे अगर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, जैसे यहां अगर हमने लिखता हूं कि द
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आगे मुझे यहां पे इज एम आर में से लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, इज। इससे आगे हमने सेंटेंस को बढ़ा दिया। तो यहां पर हमारे पास देखिए दो सेंटेंसेस है, मीनिंग भी मैं आपको बताता हूं कि अ नंबर ऑफ बॉयज आर अवेलेबल, माफ करिए फटाफट में अवेलेबल थोड़ा सा ठीक सा नहीं होगा, तो उसको हम ठीक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बोला नंबर ऑफ बॉयज आर अवेलेबल फॉर दिस कोर्स, यानी कोई कोर्स है उसमें अ नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज का कोई नंबर में कुछ बॉयज है, वो बॉयज अवेलेबल है। तो यहां पर प्रभाव जो है कहीं कि बॉयज का है, इसलिए बहुवचन है। हम मान लेते हैं कि वो बॉयज स्टूडेंट्स है, या फिर यहां पे भी आप बॉयज चाहे तो लिख सकते हैं। तो हमने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या द नंबर ऑफ बॉयज इन अननोन टू बी। हमने बोला कितने ऐसे बॉयज या स्टूडेंट्स है जो कोर्स के लिए अवेलेबल है। हमने बोला जो नंबर है वो नंबर मेरे को पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ, जब भी हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो जो प्रभाव है वो कहीं की द नंबर में नंबर पे रहता है, इसके बाद आने वाली बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नाउन पर नहीं रहता है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। तो मैं आप सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही आसान है, इस जस्ट दैट कि आपको ये फॉर्मूला जो है वो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो ध्यान रखें, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा, इसी तरह से हम फॉर्मूले के तहत बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसान रहे, क्योंकि फिक्स्ड फॉर्मूले हैं हमारे पास। जैसे आगे देखते हैं, हमारे पास यहां पर एक हमने सेंटेंस लिखा है कि इफ द सेम नाउन इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर एनी प्रेपोजिशन। आप बोलेंगे हिंदी में क्यों नहीं लिखा, तो देखिए इंग्लिश है, ऑब्वियसली इंग्लिश की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, आपको सब समझ में आएगा। तो हमने बोला कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन क्या होता है, बिल्कुल उसका एक टॉपिक है, आप वीडियो में जरूर देखें, वो पूरा अपने आप में टॉपिक है। लेकिन इन, ऑन, आफ्टर, अबव, बिलो, अंडर, ये सारे इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, विद, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस में, हमने बोला कि कोई भी सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई सेम नाउन रिपीट होती है, ये एक फिक्स तरह के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं हम, एक फिक्स्ड तरह के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। क्या कि कोई भी सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन के बाद सेम की सेम नाउन आनी चाहिए। इसका मतलब अगर नाउन सेम नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसका से कि आफ्टर के बाद यहां पे भी बॉय लिखा और आफ्टर यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, बॉय। तो पहला रूल हमारे पास कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो दोनों नाउन जो है वो एक वचन होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक या दोनों बहुवचन कभी भी नहीं हो सकते। ये चीज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है। अब हमारे पास जो है, हमने बोला कि आगे हमने एक पूछा कि अब हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, है ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे बताता हूं। अब हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, तो अब देखिए गलती हम कहां करते हैं, जब हम इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला कि देखिए लड़के के बाद लड़का पहुंचा या पहुंच चुका है, तो हमारे को लगता है लड़के के बाद लड़का, तो इसका एक से ज्यादा लड़के हो गए, इसका मतलब बहुवचन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो ये कहता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक प्रेपोजिशन के बाद सेम की सेम नाउन अगर रिपीट होती है, तो पहली चीज क्या, दोनों नाउन्स क्या रहेगी, एक वचन सिंगुलर, और दूसरा उसके बाद जो वर्ब प्रयोग में आएगी वो भी क्या होगी, एक वचन ही होगी, उसको आप बहुवचन नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि शॉट आफ्टर शॉट वॉज फायर्ड, तो आप यहां पर नहीं लिख सकते कि शॉट आफ्टर शॉट वर फायर्ड, वॉज या वर में से वॉज ही आएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों नाउन्स भी क्या है हमारे पास,
सिंगुलर है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने बोला कि ब्रिक अपॉन ब्रिक इज लेड। ले की सेकेंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास है लेड। लेड का मतलब होता है रखा जाना, तो ईंट के ऊपर ईंट रखी गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि देखिए अपॉन एक प्रेपोजिशन है, सेम की सेम नाउन आ रही है, दोनों में से कोई भी एक या दोनों प्लूरल नहीं हो सकती, पहली चीज क्लियर होगी। लेकिन यहां पर हमने इज एम आर में से आर नहीं लिखा है, एम तो लिख नहीं सकते, आर नहीं लिखा है क्योंकि वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने बोला कि वर्ड फॉर वर्ड, याद रखिएगा वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, ठीक है। was being translated, तो हमने बोला कि वर्ड के लिए वर्ड ट्रांसलेट किया गया। जैसे मैं घर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग होम, यानी हर शब्द के लिए एक शब्द का अनुवाद किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सेंटेंस है वर्ड फॉर वर्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि सेम की सेम नाउन क्या हो रही है, एक प्रेपोजिशन के बाद में रिपीट हो रही है, ठीक है। पहला रूल अप्लाई हो गया। दूसरा हमने वॉज या वर में से क्या लिखा है, वॉज। तो यहां पर दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो खाली जगह यानी फिल इन द ब्लैंक में आए, चाहे एरर में हमारे पास आए, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसा भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें कि एक प्रेपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन रिपीट होती है तो दोनों नाउन्स हमेशा क्या होगी, सिंगुलर, और दूसरा उसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। गलती कहाँ होती है ये भी जानना जरूरी है कि जब हम इसकी हिंदी बनाते हैं तो हमें लगता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें, जैसे शब्द के लिए शब्द, तो हमको लगता है शब्द के लिए शब्द तो एक से ज़्यादा हो गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, बहुत ही आसान है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखें। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो भी इसी तरह से बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास ये है कि देखिए यहाँ पर 3 फॉर्मूले हमारे पास है, सब में मोर देन वन, यहाँ पे भी मोर देन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी मोर देन और वन लिखा हुआ है। स्टेप वाइज सभी को एलैबोरेट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर ये एक्सप्रेशन आया है मोर देन वन, तो आप हमेशा याद रखिएगा पहला कॉन्सेप्ट, उसके बाद में जो नाउन यानी जो संज्ञा आएगी वो हमेशा और हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर रहेगी। जैसे हमने बोला कि मोर देन वन प्लेयर्स, तो हमने बोला गलत है, क्या आएगा, प्लेयर आएगा। गलती कहाँ होती है, जब हम ये सोचते हैं कि मोर देन वन, तो हमको लगता है एक से ज्यादा, तो एक नेचुरल हमारी स्टेट होती है, एक प्राकृतिक हमारा कहीं कहीं एक अवस्था हमारी होती है जिसमें सोचते हैं एक से ज़्यादा, तो मतलब कि बहुवचन होना चाहिए, लेकिन वहीं पे जो है ये गलती ना हो, इसलिए हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखें कि उसके बाद में नाउन हमेशा क्या आएगी, एक वचन, और इसके बाद में जो क्रिया है, जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो भी सिंगुलर आएगी। हमने बोला एक से ज़्यादा जो खिलाड़ी है वो इंजर्ड हुआ है, तो यहाँ पे वॉज या वर में से क्या आएगा, वॉज। मैं बोलूँ इज एम आर में से क्या आएगा, इज। डू या डज में से अगर होता तो क्या आता, डज। तो इज एम आर में से क्या आता, इज। तो ये एक बेसिक फंडा, इसको दिमाग में रखें आप, कि ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखें, फॉर्मूला दिमाग में रखें, और गलती होने के चांसेस कहाँ होते हैं ये भी हमने बात की है कि जब हम हिंदी बनाते हैं इसकी, तब हम कहीं न कहीं इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि भाई एक से ज़्यादा है तो बहुवचन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये पहला फॉर्मूला दिमाग में रखना है क्या आपको, मोर देन वन के बाद नाउन है तो बहुवचन, और वर्ब भी सॉरी नाउन है तो एक वचन यानी सिंगुलर, और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। वहीं पे हमारे पास अगर कहीं मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा कोई नंबर लिखा हुआ है, तब अंडरस्टूड है कि ऑब्वियसली
प्लूरल हो जाएगा। जैसे हमने बोला मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है आपकी जो नाउन है वो नो डाउट प्लूरल हो जाएगी, और इसके बाद में जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास प्लूरल ही रहेगी। तो ये देखिए जैसे ही सेंटेंस में बदलाव आया, 1 से ज़्यादा हो गया यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं नाउन भी बहुवचन है और वर्ब भी बहुवचन ही है। बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, राइट। देखिए इसके बाद में हमारे पास है कि कोई भी सेंटेंस में मोर देन के बाद में अगर नाउन लिखा हुआ है, मोर देन के जस्ट बाद में, तो उस कंडीशन में जो है आपकी नाउन क्या हो जाएगी, बहुवचन, और फिर 1, और वर्ब भी वापस क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे आप देखिए एक तो कहीं न कहीं ये तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दिमाग में होने चाहिए कि इस तरह से मोर देन 1 को लेके सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, और एक ऐसा सेंटेंस भी बन सकता है जिसमें मोर देन के बाद में नाउन है और फिर 1 आए, है ना। तो आप स्ट्रक्चर देखिए, रटने की कोशिश मत करिए। तो पहली चीज तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए। दूसरी चीज ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि मोर देन 1 की जगह 2, 3, 4 भी आ सकता है। ये बेसिक चीज क्लियर हो गई है हमारे दिमाग में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हाँ, कौन से केस में नाउन प्लूरल रहेगी, किस में सिंगुलर रहेगी। तो ध्यान रहे, मोर देन 1 के बाद में है तो सिंगुलर रहेगी, बाकी केसेस में प्लूरल रहेगी। वर्ब भी क्या रहेगी, मोर देन 1 के कॉन्टेक्स्ट में सिंगुलर रहेगी और बाकी कॉन्टेक्स्ट में क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो ये पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को ही अगर यहाँ पर टारगेट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ चीज़ें हमारे लिए आसान हैं। सेंटेंस मैं आप कहूँगा कि एग्जाम्पल्स रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बेशक फॉर्मूला रट सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसान सिंपल सा है। चलिए, तो इसी तरह से फॉर्मूला बेस्ड हम कहीं कहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करते रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला। वो ये है कि कोई भी सेंटेंस में मैनी यानी बहुत के जस्ट बाद में अगर कोई नाउन है तो आप हमेशा याद रखें वो प्लूरल होगी। जैसे हमने बोला कि मैनी स्टूडेंट्स हैव enrolled in this course। तो मैनी के जस्ट बाद में नाउन है तो वो प्लूरल रहेगी, और उसके बाद में वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। मतलब हैज या हैव में से है, वॉज या वर में से वर, डू या डस में से डू, इज एम आर में से आर। बहुत ही आसान सा है। लेकिन वहीं पे एक और चीज़ का भी ध्यान रखें जो टेंस में हमने सीखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और उसके अंदर ध्यान रखें कि उसके अंदर जो है आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस कब लगाएं, जब वर्ब सिंगुलर हो, और प्लूरल जब होगी तो एस ई एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि मैनी पीपल गो फॉर अ वॉक एवरी डे। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैनी पीपल के बाद में गो लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ये बहुवचन है इसलिए हमने ई एस गोज नहीं लिखा है। तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट के बाद में अगर हमने लिखा है सिंगुलर वर्ब, इसका मतलब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एस ई एस या ई एस लगेगा, और हमने बोला प्लूरल वर्ब तो एस ई एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर प्लूरल वर्ब लिखा तो एस ई एस या ई एस लगाना गलत होगा। वहीं पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हमारे पास बनता है जो मैनी का यूज करके ही बनाया जा सकता है, और वो है हमारे पास मैनी ए या एन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो कोई भी सेंटेंस में मैनी के बाद में ए या एन लिखा जा सकता है और वो पूरी तरह से सही है। ये चीज़ पहली बात समझने की है। दूसरी, जब मैनी के बाद में आप ए या एन लगाते हैं तो उसके बाद में नाउन हमेशा और हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर, एक वचन ही आएगी। ये चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखें। और उसके बाद में वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो जो अभी हमने सेंटेंस हमने लिखा था उसी को अब हम सेम के सेम सेंटेंस को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, और आप देखेंगे कि कुछ बदलाव आ रहे हैं।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैनी के बाद में जब हमने डायरेक्ट नाउन लिखी तो प्लूरल थी, लेकिन ए या एन के बाद में लिखी तो क्या हो गई, सिंगुलर। दूसरी चीज कि उसके बाद में जो नाउन आई वो है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे ए या एन के बाद में वर्ब यहाँ प्लूरल और यहाँ पर क्या हो गई, सिंगुलर। तो अब आप बोलेंगे इन दोनों में फिर फर्क क्या है, तो देखिए हिंदी में अगर हम बात करें तो पहले वाले सेंटेंस का मतलब है बहुत स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं इस कोर्स में, और इस वाले सेंटेंस का मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं इस कोर्स में। तो आप बोलेंगे बहुत स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो ये ए क्यों लगा दिया, हमने बोला इंग्लिश में उसको लिखने का तरीका यही है। तो ये चीज ध्यान रखें कि मैनी के बाद में नाउन आएगी तो प्लूरल, मैनी के बाद ए या एन आया है तो नाउन आएगी सिंगुलर। मैनी के बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद ए या एन के बाद में जो सिंगुलर नाउन आई है उसके बाद में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो ये भी पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट है। आप फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए चीजें आसान रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। ठीक है, तो छोटा सा फॉर्मूला था, इसको प्लीज आप भूले ना, बहुत ही एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो भी हम पढ़ेंगे वो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमारे पास और क्या है। अब हमारे पास आता है फिर से एक फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, और उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस है। हमारे पास है अ लॉट ऑफ, जिसको याद रखें लॉट्स ऑफ भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें अ लॉट्स ऑफ कभी भी नहीं होता है। या तो अ लॉट ऑफ लिख लीजिए या फिर लॉट्स ऑफ लिख लीजिए, अ लॉट ऑफ कभी ना लिखें। प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, द रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ये कुछ एक्सप्रेशंस है। इन एक्सप्रेशंस को आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है, पहली चीज। सेकेंड चीज हमारे पास है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है, इसके बाद में जो हमारे पास जो वर्ब है, सब्जेक्ट जो है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, और उसके बाद में वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल रहेगी। ये पहला फॉर्मूला है, इसके अंदर अभी बदलाव होंगे। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमने बोला अ लॉट ऑफ चेंजेस, अब आगे सेंटेंस कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें इज एम आर में से लगाना है तो क्या लगाएंगे, आर। वॉज वर में से लगाना है तो क्या लगाएंगे, वर। हैज हैव में से लगाना है तो क्या करेंगे, हैव। डू डज में से लगाना है तो क्या लगाएंगे, डू। अगर इनमें से कुछ आपको पूछा गया है तो ये ध्यान रखिए कि लॉट ऑफ के बाद में बहुवचन है तो वर्ब भी क्या आएगी, बहुवचन ही आएगी, यानी एक ऐसी वर्ब जो बहुवचन के साथ लगती है। फिर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो सेम का सेम है, अगर आपको इज एम आर में से लगाना है तो क्या लगाएंगे, आर। वॉज वर में से वर, हैज हैव में से हैव, डू डज में से डू। ये कुछ बेसिक वर्ब्स है जो आपको दिमाग में रखनी है। उसी तरह से अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स लिखा हुआ है तो बहुवचन है, तो वही है, इज एम आर में से आर लगेगा, वॉज वर में से वर लगेगा, हैज हैव में से हैव लगेगा, तो ये डू डज में से डू लगेगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिनको आप दिमाग में रखें कि जो भी वर्ब पूछी गई है उनमें से मतलब कि प्लूरल जो वर्ब होती है वही इनके साथ लगेगी, अगर इनके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स, तो अब आगे हमें इज एम आर में से आर, वॉज वर में से वर, डू डज में से डू, हैज हैव में से हैव। अगर मैं बोलूं कि यहां पर जो है आप मुझे बताइए कि नीड लिखूं या नीड्स लिखूं, क्या लिखेंगे? तो यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमें ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन है यानी सिंगुलर वर्ब यूज करनी है तो एस ई एस आई एस लगेगा, और अगर प्लूरल वर्ब यूज करनी है तो एस ई एस आई एस नहीं लगेगा। तो हमने बोला प्लूरल वर्ब यूज करनी है तो एस ई एस आई एस नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या आ गया, नीड। तो ये खाके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये बेसिक फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे खाली जगह हो चाहे एरर हो, तो वहां पर हम इनके साथ आराम से डील कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला के तहत क्लियर है कि क्या आता है। सेम का सेम हमने बोला हाफ ऑफ द पीपल, तो ऑब्वियसली जो है वह प्लूरल आएगी क्योंकि प्लूरल है। अब मैं प्लूरल क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आगे के एक स्लाइड में आपको पता चलेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, तो अब यहाँ पर वर्ब यूज करनी है तो इज एम आर में से आर, वॉज वर में से
वर, हैज, हैव में से हैव, डू डज में से क्या लिखेंगे, डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एस, ई एस, आई एस नहीं लगेगा। सेम हम लोग सम ऑफ द बॉयज, तो आगे अगर हमें यहाँ पर नाउन का यूज करना, सॉरी वर्ब का यूज करना है तो प्लूरल वर्ब हमारे पास आएगी। तो कहीं न कहीं आप ये एक्सप्रेशंस दिमाग में रखें, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, द रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, और इनके बाद में बहुवचन है तो वर्ब भी क्या आएगी, बहुवचन के हिसाब से ही आएगी। लेकिन फिर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और वो ये आता है कि इन्हीं एक्सप्रेशंस को लेके कुछ और सेंटेंस भी बनाया जा सकता है, और वो ये है कि इन्हीं एक्सप्रेशंस के बाद में नाउन अनकाउंटेबल भी आ सकती है, कुछ केसेस में सिंगुलर, लेकिन जनरली अनकाउंटेबल भी आ सकती है। अनकाउंटेबल नहीं, जिसे गिना नहीं जा सकता। और जब अनकाउंटेबल आएगी तो उस कंडीशन में वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। इसका मतलब दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए हमारे, क्या, कि इन एक्सप्रेशंस के बाद में प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, और प्लूरल नहीं है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे इनके ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमने बोला अ लॉट ऑफ, तो देखिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो यहां देखिए अ लॉट ऑफ चेंजेस हमने लिखा था, राइट, बहुवचन है, लेकिन यहां पे हमने लिया अ लॉट ऑफ मनी। अब मनी तो क्या है, अनकाउंटेबल। देखिए आप रुपी, करेंसी को गिन सकते हैं, 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज, $1, $2, $3, लेकिन धन यानी मनी, धन को गिन सकते हैं क्या? धन होता सबके पास है, देता कोई नहीं टाइप, मतलब कि या तो कम है या ज्यादा है, ऐसा थोड़ा ना बोल सकते मेरे पास 4 धन है, 5 धन है, नहीं है। सो वही हमारे पास है कि अब अनकाउंटेबल है, तो अब मैं बोलूं इज एम आर में से क्या आएगा, तो इज आएगा, वॉज वर में से क्या आएगा, तो वॉज आएगा, हैज हैव में से क्या आएगा, तो हैज आएगा, डू डज में से क्या आएगा, तो डज आएगा। और अगर मैं यहां पे लिखूं कि आप मुझे बताइए कि गो लिखे या गोज लिखे, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या लिखा जाएगा, गोज, क्योंकि हमने बात की है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप देखिए कि एक वचन है या बहुवचन है। अगर बहुवचन है तो एस, ई एस, आई एस नहीं लगेगा, और एक वचन या अनकाउंटेबल है तो एस, ई एस, आई एस लगेगा, और वो यहां पर लगा है। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कहीं कहीं एक फॉर्मूला है। जैसे हमने बोला प्लेंटी ऑफ, तो यहाँ मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल। अब इज एम आर में से लगाना है तो इज, वॉज वर में से लगाना है तो वॉज, हैज हैव में से लगाना है तो हैज, डू डज में से लगाना है तो डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एस, ई एस, आई एस लगेगा। उसी तरह से ग्रेट डील ऑफ, अब अनकाउंटेबल वर्क, कार्य, अनकाउंटेबल नाउन है इंग्लिश के अंदर, तो ऑब्वियसली इसके साथ में भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। हमने बोला द रेस्ट ऑफ द बुक, अब बुक तो क्या है, एक वचन है, तो ऑब्वियसली है बहुवचन नहीं है, तो एक वचन है तो वर्ब भी क्या आएगी हमारे पास, एक वचन ही आएगी। तो सेम इज एम आर में से इज, वॉज वर में से वॉज, हैज हैव में से हैज। उसी तरह से हमने बोला हाफ ऑफ द सेंटेंस, तो देख सकते हैं सेंटेंस एक वचन है, बहुवचन क्या होता है, सेंटेंसेस। अगर यहाँ पे सेंटेंसेस होता तो इज एम आर में से आ रहा था, लेकिन सेंटेंस लिखा हुआ है तो इज एम आर में से इज आएगा, वॉज वर में से वॉज आएगा। सेम का सेम हम लोग मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं गिन सकते हम। या सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं गिन सकते आप। सो मैं यही आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए कि इन सारे एक्सप्रेशंस, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, द रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इन सब के बाद अगर आप देखिए कि जो नाउन आई है वो बहुवचन है या नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, बहुवचन है तो वह प्लूरल आएगी, और बहुवचन नहीं है तो वह सिंगुलर आएगी। तो ऑल इन ऑल आपको ये फॉर्मूला जो है कहीं के दिमाग में रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला बेस्ड अगर हम बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कवर कर सकते हैं, जो हमारे लिए चीज़ें बहुत ही आसान बना देती है। चलिए इसी फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि इंटरेस्टिंग सा एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस है, जैसे 1/3 ऑफ 1/3, 1/4 ऑफ 1/4, 2/3 ऑफ 2/3। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूं इन एक्सप्रेशंस के बारे में कि 2/3 बोल सकते हैं, 2/3 बोल सकते हैं, लेकिन जब हम ऑफ लगाएंगे तो आपको एस लगाना ही पड़ेगा। अगर हम लिखते हैं 2/3 तो सही है,
लेकिन मैं लिखूं 2/3 ऑफ, तो वो क्या है, गलत, क्योंकि जैसे ही ऑफ लगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस, 2/3 ऑफ होएगा। अब 2/3 ऑफ का मतलब 2/3 होता है, तो ऐसे आप बहुत सारे जो है कहीं कहीं एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा 3/4, लेकिन जैसे ही ऑफ लगाया तो आपको लिखना पड़ेगा 3/4 ऑफ, समझ रहे हैं आप। जैसे मैंने बोला कि 9/10, तो 9/10, लेकिन जैसे ही मैंने ऑफ लगाया तो 9/10 ऑफ आएगा। तो पहली चीज ये समझने वाली है कि इस तरह से बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं 6/7, तो क्या बोलेंगे आप इसको, 6/7, और जब ऑफ लगा देंगे तो ये बन जाएगा 6/7 और एस लगा के, और फिर क्या लगेगा, ऑफ। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इस तरह के एक्सप्रेशन जब आते हैं तो आप घबराएं नहीं, सिंपल से रखें, आसान है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि इस तरह के जब एक्सप्रेशंस आते हैं तो उसके बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, हमने बोला 1/3 ऑफ द पीपल, तो क्या है, प्लूरल है। अब मैं बोलूं इज एम आर में से क्या लगाएंगे आप, तो आर, वॉज वर में से क्या लगाएंगे, तो वर, हैज हैव में से क्या लगाएंगे, तो हैव, डू डज में से क्या लगाएंगे, तो डू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो उसके साथ एस, ई एस या ई एस नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल है। हमने बोला 1/4 ऑफ द कार्स, तो बहुवचन है तो सेम है, इज एम आर में से आर, वॉज वर में से वर, हैज हैव में से हैव, डू डज में से डू। अब आप बोलेंगे ये ऐसे तो है लेकिन अप्लाई कैसे करना है, तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए। जब हम ये टॉपिक के लास्ट में जो खत्म होगा ये टॉपिक 2-3 लेक्चर वीडियोस में, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको अप्लाई भी कैसे करना है, क्योंकि चीज़ों को सीखने के साथ अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम अप्लाई करना सीख लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बायात का खेल बन जाती है। उसी तरह से हमने बोला 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन है, तो वहाँ नाउन का भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए नाउन का टॉपिक भी बहुत ध्यान से पढ़ें। चाइल्ड एक वचन होता है, चिल्ड्रन बहुवचन होता है। तो अब इज एम आर में से आर, वॉज वर में से वर, हैज हैव में से हैज, डू डज में से डू। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए कि हमने बोला प्ले लिखेंगे या प्लेज लिखेंगे, बताइए, तो हमने बोला कि देखिए बहुवचन है, इसका मतलब कि एस, ई एस या ई एस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्ले। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जितनी भी संभावना है वर्ब के आने की, सारी की सारी हम देख ले रहे हैं। जैसे हमने बोला कि 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो बहुवचन है तो वर्ब क्या आएगी, तो अब बहुवचन ही आएगी। या हमने बोला कि 9/10 ऑफ द पेजेस, तो बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन ही आएगी। तो आप बोल रहे हैं कि ठीक है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमने बोला देखिए इसी तरह का एक और रूल भी है जिसमें चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। तो यहां पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमने बोला कि इन एक्सप्रेशंस के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। अब इन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल या सिंगुलर नाउन भी आ सकती है, और जब वो आएगी तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो हमने बोला ये कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हमने बोला 1/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का तीसरा हिस्सा, तो इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं होता। तो अब यहां पर अगर हमें इज एम आर में से लिखना है तो क्या लिखेंगे, इज, वॉज वर में से लिखना है तो क्या लिखेंगे, वॉज, हैज हैव में से लिखना है तो क्या लिखेंगे, हैज, डू डज में से लिखना है तो क्या लिखेंगे, डज। तो आप यहां देख सकते हैं सेम का सेम एक्सप्रेशन, 1/3 ऑफ, है ना। अब यहां पे पीपल था, बहुवचन था तो हमने आर लगाया, लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन था तो क्या लगाया हमने, इस। तो ये पूरी तरह से देखिए फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला 1/4 ऑफ द मिल्क, तो मिल्क तो क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है यहाँ पे इज एम आर में से इज लगेगा, हैज हैव में से हैज लगेगा, डू डज में से डज लगेगा, ठीक है, और वॉज वर में से वॉज लगेगा ना। हमने बोला 2/3 ऑफ द फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हमने बोला कि 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं है। 9/10 ऑफ द बुक, यानी बुक का 9/10वां हिस्सा,
तो ऑब्वियसली इज एम आर में से पूछेंगे तो क्या लगाएंगे हम? इज, वॉज वर में से वॉज, हैज हैव में से हैज, डू डज में से डज। तो वही मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि फॉर्मूला बेस्ड आपके लिए हमने बहुत ही सिंपल बनाया है। फॉर्मूला तहत ज़्यादा जो है थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं रहे, सीधा फॉर्मूला आपको क्लियर है तो एग्जाम में सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारे पास कहीं न कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिसको आप जरूर दिमाग में रखें। इन एक्सप्रेशंस को दिमाग में रखें, 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। बस इनके बाद देखना है कि बहुवचन है या नहीं है। बहुवचन है तो वर्ब प्लूरल आएगी और बहुवचन नहीं है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो साथियों इतना ही आसान और सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। चलिए इसी तरह से फॉर्मूले में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास नाउन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और बहुत ज़रूरी भी है हमारे पास। और वो हमारे पास है कि जब नाउन की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है कि नाउन का बहुवचन कैसे बनाते हैं? एस ई एस या ई एस लगाकर। सिंपल सा लॉजिक है। जिसके पीछे एस लगा हुआ है वो बहुवचन है, जिसके पीछे एस नहीं लगा हुआ है वो एक वचन है। लेकिन देखिए साथियों हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ नाउन्स ऐसी है जिनके पीछे एस नहीं लगा हुआ होता लेकिन वो क्या होती है? बहुवचन होती है। मतलब वो दिखने में तो एक वचन जैसी दिखती है लेकिन एक्चुअली में वो क्या होती है? बहुवचन होती है। दे सीम सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। सिंपल सा है। अब ऐसी कुछ नाउन्स के बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है ताकि वो एक कंफ्यूजन हो कि एस नहीं लगा हुआ है तो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो क्लियर हो जाए। जैसे कुछ नाउन्स हमारे पास है, पीपल लोग, पुलिस, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, पुलिस। MAN मैन एक वचन है और बहुवचन क्या है? MEN। WOMAN वुमन, प्लूरल क्या है? विमेन, WOMEN। CHILD चाइल्ड एक वचन है और चिल्ड्रन क्या है? बहुवचन है। GOOSE गूस, गूस का मतलब होता है हंस, एक वचन है। गीस क्या है? बहुवचन है। MOUSE माउस, माउस क्या है? एक वचन है। बहुवचन क्या है? माइस, माउस तो आप समझते ही हैं। फिर हमारे पास है आर्टिलरी, इन्फेंट्री और कैवलरी। ये तीनों आर्मी के पार्ट होते हैं। आर्टिलरी जिसको हम हिंदी में तोप खाना कहते हैं, इन्फेंट्री जिसको हम पैदल सैन्य दल, यानी जब लड़ाई होती है सबसे आगे जो टुकड़ी जाती है लड़ने के लिए उसको हम इन्फेंट्री कहते हैं, और कैवलरी यानी घुड़सवार सैन्य दल, यानी ऐसी आर्मी का वो पार्ट जो अब आजकल तो नहीं रहता, पहले के ज़माने में था, जिसमें एक टुकड़ी जो कहीं न कहीं घोड़े पे बैठ के लड़ाई करने जाती थी, घुड़सवार सैन्य दल, उसको हम कैवलरी कहते हैं। इनके पीछे एस नहीं लगा हुआ है लेकिन ये बहुवचन है। कैसे? अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे, पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। जेंट्री, ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, यानी जो संभ्रांत जो कहीं कहीं लोग होते हैं उनके बीच जो जेंटलमैन का जो ग्रुप होता है। हायर क्लास आदमियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं हम? जेंट्री। क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स। प्रीस्ट का मतलब कहीं न कहीं पादरी होता है, जिसको हम हिंदी में पुजारी भी बोल सकते हैं। तो जो पुजारी या पादरियों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लर्जी। वहीं पे हमारे पास वर्ड है कैटल, यानी मवेशी। हमारे पास वर्ड है क्राइटेरिया। तो देखिए हमारे पास एक वर्ड है क्राइटेरियन, दायरा, एक वचन है। क्राइटेरिया याद रखिएगा बहुवचन है। इसका मतलब क्या हो गया? कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता क्योंकि एक वचन क्राइटेरियन है और बहुवचन क्राइटेरिया है। उसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड है पीजेंट्री। तो देखिए पीजेंट का मतलब होता है किसान और पीजेंट्री का मतलब होता है कृषक वर्ग। किसानों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? पीजेंट्री कहते हैं। फिर हमारे पास वर्ड है लाइस। लाइस जो है हमारे पास लाउस का प्लूरल है। लाउस यानी जू, कानों में जू रेंगना, बालों में जू रेंगना, आप समझते हैं ना, उसका बहुवचन है लाइस। फिर हमारे पास वर्ड है एल्यूमिनाई। हमारे पास देखिए वर्ड है एल्यूमिनस। किसी भी कॉलेज या स्कूल का जो ओल्ड स्टूडेंट होता है उसको हम एल्यूमिनस कहते हैं।
और बहुत सारे हैं तो उसको हम एल्यूमिनाई कहेंगे। नहीं, आप अपने स्कूल वापस जाते हैं तो वहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं आप वहाँ के एल्यूमिनस है, यानी ओल्ड स्टूडेंट है। आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वहाँ जाते हैं तो आप ओल्ड स्टूडेंट्स है आपके स्कूल या कॉलेज के, इसका मतलब वहाँ के आप एल्यूमिनाई हैं। उसी तरह से हमारे पास वर्ड है टूथ, TOOTH, टूथ यानी दांत, प्लूरल क्या है? टीथ। फुट का प्लूरल क्या है? फीट। उसी तरह से हमारे पास वर्ड है वर्मिन। वर्मिन आपने देखा होगा गाँवों में हमारे, जो आप देखते हैं पोटा होता है, पोटा समझते, गोबर, और बहुत सारा कचरा डालते और एक कहीं के ढेर बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी हमारे, आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं और वो जो है कंपोस्ट बनता है। इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, जो खेतों के अंदर डाला जाता है ताकि मृदा जो है, जो सॉइल जो है वो और भी फर्टाइल हो जाए। तो वर्मी जो है वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो कहीं न कहीं कंपोस्ट के अंदर पैदा होते हैं। तो वर्मी, प्रोनाउंसिएशन वर्मी है और ये कहीं न कहीं बहुवचन है, दिखने में एक वचन जैसा दिखता है। हमारे पास वर्ड है लेक्यूने। तो देखिए हमारे पास एक वर्ड है लेक्यूना, LACUNA। लेक्यूना का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। अब लेक्यूना एक ऐसे वर्ड है जिसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। 3 मीनिंग्स जैसे मैं आपको समझाता हूं। पहला, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें से कोई पार्ट मिट गया, तो किसी भी लिखी हुई चीज में जो मिटा हुआ पार्ट होता है उसको भी क्या कहते हैं? लेक्यूना। दूसरी चीज, कोई भी चीज में कोई कमी है तो कमी को भी क्या कह सकते हैं? लेक्यूना। तीसरी चीज, कोई भी गैप है, किसी भी चीज का गैप जो है उसको भी क्या कह सकते हैं हम? लेक्यूना। और लेक्यूना का बहुवचन लेक्यूनाज नहीं होता, क्या होता है? लेक्यूने। तो अब इसको आम भाषा में यूज करना है, बहुत ही आसान है। हमने बोला सिस्टम में क्या क्या लेक्यूना है या क्या क्या लेक्यूने है, तो क्या कमी है या क्या क्या कमियां हैं। तो जहां पर आप वर्ड यूज करते हैं कमी, वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? लेक्यूना, जिसका बहुवचन लेक्यूने है। इसका लेक्यूनाज नहीं हो सकता, गलत है। और लेक्यूनेज भी नहीं हो सकता क्योंकि लेक्यूने अपने आप में क्या है? प्लूरल है। उसी तरह से हमारे पास वर्ड स्टेडिया। स्टेडियम के 2 प्लूरल हो सकते हैं, एक तो हो सकता है स्टेडियम्स और दूसरा हो सकता है स्टेडिया। तो ध्यान रखेंगे स्टेडियम का प्लूरल है। उसी तरह से हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास वर्ड है फॉर्मूला, जिसके 2 बहुवचन बन सकते हैं, एक तो है फॉर्मूलाज और दूसरा है फॉर्मूले। दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों सही है। उसी तरह से हमारे पास वर्ड है फंगस, FUNGUS। आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम में या बहुत तेज़ गर्मी है और उस समय आपने खाना छोड़ दिया ऐसी, तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जम जाती है, फंगस, जिसका प्लूरल है फंजाई, है ना। उसी तरह से हमारे पास वर्ड है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम एक वचन है और बैक्टीरिया बहुवचन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत सारे लोग तो बैक्टीरिया हम वर्ड यूज करते हैं वो एक वचन नहीं है और क्या है? बहुवचन है। उसी तरह से पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री हमारे पास होता है बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, और वो हमारे पास है कि एक ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारी मुर्गियां हैं जिसको एग्स और मीट के लिए पाला गया है, उस मुर्गियों के ग्रुप को क्या कहेंगे? पोल्ट्री। एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी डक्स है, बहुत सारी बतख है जिसको मीट और एग्स के लिए पाला गया है, उस ग्रुप को भी क्या बोल सकते हैं हम? पोल्ट्री। एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे गीज है, यानी बहुत सारे हंस है जिनको पाला गया है मीट और एग्स के लिए, तो उस ग्रुप को भी क्या बोल सकते हैं हम? पोल्ट्री। ये एक ऐसे ग्रुप जिसके अंदर बतख भी है, मुर्गियां भी है, हंस भी है, जिसको मीट और एग्स के लिए पाला जाता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पोल्ट्री। क्योंकि हमारे दिमाग में जैसी पोल्ट्री आता है तो हमारे दिमाग में आता है पोल्ट्री फॉर्म, और हमारे दिमाग में आता है पोल्ट्री फॉर्म मतलब कि मुर्गियाँ, लेकिन सिर्फ मुर्गियाँ ही नहीं, बतख और हंस और मुर्गियों के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? पोल्ट्री। फिर उसी तरह से हमारे पास है स्ट्राटा। तो देखिए हमारे पास जो है वर्ड स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब होता है वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर नहीं, क्लास जिसको हम कहते हैं। जिस समाज के बहुत सारे स्ट्राटा है, यानी समाज में बहुत सारे वर्ग है, तो स्ट्राटा सिंगुलर है, स्ट्रेटम सिंगुलर है और बहुवचन क्या है? स्ट्राटा। तो मैं आप सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा बहुत सिंपल सी, कि आपको इस वीडियो के साथ में बाद में एक बार डिक्शनरी लेके या गूगल पे भी
इन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा शुरू होगा उसके स्टार्टिंग में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप दें इन कॉन्सेप्ट को समझ के। ठीक है, तो ये आपकी वोकेबलरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि अपनी सेल्फ स्टडी आप बिल्कुल ना छोड़ें। जो भी क्लासरूम में हम यहाँ पढ़ते हैं उसको अपनी बुक्स में भी ज़रूर देखें, उस पर थोड़ी रिसर्च करें, उसके साथ थोड़ा समय बिताएं, क्योंकि जब आप चीज़ों के साथ, इंसानों के साथ समय बिताते हैं तो वो हमारे लिए फिर रहस्य बन के नहीं रहते, हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है उनको समझना। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इन्हीं शब्दों के बेस पे कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। देखते हैं आप उनको करते हैं कि नहीं करते हैं। हैव अ लवली टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर।